पशुपालन पर अगर हम आते हैं और डेयरीज पर आते हैं तो एक समस्या जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और क्योंकि हरियाणा में ख़ास तौर पर गौ सेवा की बहुत बात होती है, इसे लेकर गौ आयोग तक बना, इसे लेकर कानून तक बना। तो ऐसे में जो अभी भी गौवंश सड़कों पर नज़र आता है, उनके लिए भी एक नई योजना की शुरुआत जो है वो आपकी तरफ से की जा रही है। उस पर पूरा की पूरी रोशनी डालें। गौ अभ्यारण्य जो है वो किस तरीके से काम करेगा, उसका बजट कहाँ से आएगा, क्या आप ही के डिपार्टमेंट से वो निकलेगा बजट, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आपको उसे लेना पड़ेगा? देखिए, आपका सवाल बड़ा अच्छा है। ये इसका जो हमारी जब बंदोबस्त हुआ था हरियाणा में, जी, बंदोबस्त। देश में ही हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय हमारे बुजुर्गों ने गऊ चरांद छोड़े थे, जी। जो जहाँ गौ में चरती थी, हुँ। वो हर गांव में था ये। लेकिन जब कुछ बीच में ऐसा हुआ, वो गऊ चरांद पंचायतों को दे दिया। हुँ। और वो मतलब ऐसा होता है भाई, जैसे किसी का कोई घर खोस ले और फिर वो तो सड़क पे ही आएगा। सड़क पे आएगा। तो गऊ चरांद पंचायतों के कब्जे में चले गया था, गऊ चरांद की जगह। हुँ। तो ये जितना भी गौ गौ में थी, इनके लिए दिक्कत पैदा हो गई। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब इस पे गौर की है हुँ। और राय भी दी कुछ हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने, भाई गौ अभ्यारण्य होना चाहिए। उसके सेंस वही गौचरांद से है। हुँ। अब किसी गांव के अंदर 100 एकड़ गौचरांद है, जी। वहाँ की पंचायत सहमत हो जाती है हुँ। कि हम गौ गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए सहमत हैं। उसकी फेंसिंग करनी है 100 एकड़ की। अब एक जिले में एक बनेगा, ठीक है। उस जिले के सारे जो बेसहारा हुँ। गौ माता है, जो और दूसरे हैं बेसहारा पशु, सारे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। जो गौशाला है, ये कंसेप्ट सेवा का है, बिल्कुल। लेकिन वहाँ इतनी भीड़ होती है, उनको फिरने के लिए जगह नहीं मिलती। एक जगह जैसे थोड़ी सी जगह में काफ़ी सेवा तो खूब होती है वहाँ। ऐसा नहीं, कुछ लोग प्राइवेट दान भी करते हैं, चारा भी देते हैं, सारा कुछ है। लेकिन कंसेप्ट वो था भी, अगर ये घूम फिर के अपना चरांद में आ जाए तो वो इजी हो जाएगा, खुली जगह हो जाएगी, बिल्कुल। उसमें तालाब भी हो जाएगा, उसमें एग्रीकल्चर के सिस्टम से चारा भी हो जाएगा, कुछ जंगल भी हो जाएगा। वो फिर के तालाब में पानी पी के बैठ सकती हैं, खुले में फिर सकती हैं। अब वो कंसेप्ट जो है, दोबारा से वो गौ चरांदी मान के चलो उसको, नाम उसका गौ अभ्यारण्य है। लेकिन उसको प्रकृति खेती का जो आज जरूरत पड़ी, खेती 3 तरह की है, उसी अब गौ अभ्यारण्य से प्रकृति खेती को बढ़ावा मिलेगा। अब खेती 3 तरह की बात है, जैसे रासायनिक खेती है जिसमें डीएपी, यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड दवाइयाँ डलती हैं। एक जैविक खेती है, जैविक खेती गोबर से जो खाद तैयार होता है, लेकिन उसका केंचुआ जो है वो विदेश से विदेशी है। अच्छा। वो केवल गोबर ही खाता है। ठीक है। एक है प्रकृति खेती। प्रकृति खेती में जो देसी केंचुआ है, वो केंचुआ जो है इंडियन है, मिट्टी में है, वो मिट्टी भी खाता है, गोबर भी खाता है। उसका भोजन गोबर भी है, मिट्टी भी है। ओके। वो लेकिन वो इससे डीएपी, यूरिया से, पेस्टिसाइड से दूरी रखता है, प्रभावित हो रहा है। ये जहर है। अब जैसे जैसे हमने प्रकृति खेती की तरफ बढ़ावा मिलेगा, तो अनाज बगैर डीएपी, बगैर यूरिया, बगैर पेस्टिसाइड के मिलेगा, उससे हमारी सेहत ठीक रहेगी। अब ये जो रासायनिक खेती है, इससे हमारी ज़मीन की उपज कम होगी। अब ज़्यादा खाद डालेंगे तो ज़्यादा जहरीलापन आएगा, अनाज जो पैदा होगा वो भी जहरीला होगा, उससे फिर बीमारियां पैदा होने शुरू होगी, कैंसर की होगी, दूसरी होगी। ये सारी इन दवाइयों से, पेस्टिसाइड से, डीएपी, यूरिया से होगी। तो आप कह रहे हैं कि आपका जैविक खेती पर भी जो है वो विशेष तौर पर ध्यान रहने वाला है, क्योंकि लगातार ऑर्गेनिक खेती को लेकर बात होती है। इनफैक्ट आप मार्केट में देखते हैं तो जो वहाँ के पैकेट्स आते हैं वो रेट डबल होते हैं। क्या इसे भी किसी तरीके से एमएसपी में लाने की कोई कोशिश होगी? क्या उसके लिए भी कोई एक अलग योजना, कुछ अलग तरीके से उस पर काम होगा? लेकिन सिस्टम जो है, खेती 3 तरह की मैंने आपको बताई, रासायनिक खेती है, जैविक खेती है, प्रकृति खेती है। जैविक और प्राकृतिक खेती में एक अंतर है जी, वो है केंचुए का। जो जमीन में आता है केंचुआ, जैविक खेती में विदेशी केंचुआ है। अच्छा। उसका भोजन केवल गोबर है, गोबर है। गोबर से खाद बनाता है।
जो इंडियन केंचुआ है वो प्रकृति खेती में मिट्टी भी खाता है और गोबर भी खाता है। वो अगर हम डीएपी यूरिया जमीन में डालेंगे वो केंचुआ 15 फुट नीचे चला जाएगा। अच्छा। जमीन में सुराख उससे बचने के लिए, उससे ये जहरीला है ना ये। अगर हम कोई खेत में कोई देसी गाय गोबर करेगी तो वो उसका भोजन है, उसको नीचे से आके आप देखना कभी उसके नीचे गोबर का खाद वो अपना भोजन लेगा फिर वापस चला जाएगा। जब कभी हम उस गोबर को उठा के देखेंगे उसमें 2 सुराख मिलेंगे धरती में। अच्छा। जमीन में नीचे से आया फिर वापस चला गया। उस वो केंचुए से जो सुराख होते हैं उसका शरीर बड़ा नरम होता है, लचीला, चिकना, और उसका सुराख भी चिकना ही बनता है। अच्छा। वो अटता नहीं। जब बारिश होगी ना जमीन का पानी भी उसी सुराख से नीचे चला जाएगा। वो बहुत लाभकारी है। लेकिन वो डीएपी खाद यूरिया खाद का फ्रेज रखता है, वो उसकी वजह से आता नहीं। जब हम डीएपी यूरिया खाद डालना छोड़ देंगे तो ये केंचुआ हमारे लिए लाभकारी हो जाएगा। और जो गाय का देसी गाय का जो सिस्टम है हमारी सरकार ने 25,000 रुपये देती है सब्सिडी। और 2 एकड़ पे जो खेती करता था पहले ये था, अब 1 एकड़ पे कर दिया। पहले 2 एकड़ था अब 1 एकड़ पे कर दिया। तो यानी कि 1 एकड़ पे 1 गाय, 1 सब्सिडी 30,000 रुपये। देखो कितना फायदा हुआ। और गाय के गोबर से प्रकृति खेती का बढ़ावा मिलेगा। वो आम के आम, गुठलियों के दाम, दूध भी मिलेगा और गोबर से उसकी प्रकृति खेती भी होगी। अब ये गौ अभ्यारण्य में हम इसको प्रकृति खेती के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वहाँ हम उनको आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। बड़े बड़े टैंकों में। और जो प्रकृति खेती करेगा जिसमें गाय भी नहीं है वो वहाँ से सप्लाई हो जाएगा उसका मटेरियल खाद का, उसको उससे प्रकृति खेती में बढ़ावा मिलेगा। हर एक चीज़ इंटरकनेक्टेड है, आप बेसिकली कह रहे हैं।